हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारा यूपी पेट बैच का 7वां दिन और आज हम देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में। शुरुआत करेंगे एज यूजुअल थ्योरी के साथ और लास्ट में करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मी। मेरा नाम है रितल प्रताप सिंह और मैंने क्लियर किए हैं सारे एग्जाम्स और लास्ट ईयर मुझे मिले थे 98 परसेंटाइल इन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन। और आप में से वो सभी लोग जो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर हाँ यूपी पेट के लिए भी वहाँ उसका भी इसमें टेस्ट ऐड कर दिया गया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, एक आप अपनी प्रिपरेशन को एक नए आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट बुक। और टेक्स्ट बुक का आप पास खरीद सकते हैं और ये मेरा कूपन कोड है MT8573 जिसका यूज़ करके आपको मिल सकता है 25% तक का डिस्काउंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में। आप कहेंगे सर आपने तो बताया कि हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, तो पुष्यभूति वंश क्यों? तो देखिए, हर्षवर्धन भी पुष्यभूति वंश का ही एक राजा था। ठीक है, बाकी के राजा इतने हर्षवर्धन के कंपैरिजन में इतने ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया गया उन लोगों को। पुष्यभूति वंश के जो राजा थे वो इतने अच्छे नहीं थे जितना हर्षवर्धन हुआ करते थे। तो इसीलिए हम हर्षवर्धन के बाद के पहले के जो राजा हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती भी नहीं है एक्चुअली। तो उनके पहले के राजाओं के बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताऊँगा, एक दो लाइन ही बताऊँगा, उसके बाद हम सीधा हर्षवर्धन पे आ जाएंगे। ठीक है, पुष्यभूति वंश की बात करें तो इस वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यभूति खुद। ठीक है, पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यभूति। ठीक है, मैं लिख देता हूं, संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति संस्थापक था और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी थानेश्वर में। थानेश्वर में स्थापना होती है और थानेश्वर ही जो ये पुष्यभूति वंश है इसकी राजधानी उसको बना दिया जाता है। प्रभाकर वर्धन एक राजा थे पुष्यभूति वंश के, जो इस वंश की जो शक्ति है और प्रतिष्ठा है इसके संस्थापक इनको बोला जाता था, किसको? प्रभाकर वर्धन को। और प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोमती। मैं लिखता चलता हूं, प्रभाकर वर्धन जो राजा थे उनकी पत्नी थी यशोमती। और यशोमती से और प्रभाकर वर्धन से तीन संतानें पैदा होती हैं। एक का नाम होता है, तीन संतानें पैदा होती हैं। एक का नाम था राज्यवर्धन, कुछ ऐसे लिखा जाता है एक्चुअली वर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन। एक का नाम था हर्षवर्धन और तीसरी एक पुत्री पैदा होती है जिसका नाम था प्रभावती तो आपको कल मैंने वहां पे बताया था। ठीक है, प्रभावती नहीं था, राज्यश्री था शायद। हाँ, राज्यश्री ही था। ठीक है, राज्यश्री। प्रभावती तो कौन थी? प्रभावती तो उसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, है ना। तो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, ये तीन संतानें पैदा होती हैं प्रभाकर वर्धन और यशोमती से। बाद में यही हर्षवर्धन जब गद्दी पे बैठते हैं, आप कहेंगे सर राज्यवर्धन तो बड़े थे, हर्षवर्धन छोटे थे, तो हर्षवर्धन किंग क्यों बनते हैं? उसकी भी एक स्टोरी है। हर्षवर्धन जब पढ़ने आप चल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठते हैं। तो हर्षवर्धन का जो जन्म हुआ वो हुआ 591 ईस्वी के आसपास। एक एक करके बताता हूं मैं। जन्म होता है इनका 591 ईस्वी में और ये प्रभाकर वर्धन के छोटे भाई थे। प्रभाकर वर्धन को एक राजा हुआ करते थे बंगाल के, गौड़ नरेश थे जिनका नाम था शशांक। राजा शशांक ने प्रभाकर वर्धन की कर देता है हत्या और इसके भाई की हत्या के बाद जो इनकी बहन थी राज्यश्री, वो भी अपने प्राण बचाने के लिए अज्ञातवास को चली जाती हैं। अज्ञातवास क्या होता है? जिसके बारे में जैसे वनवास, अज्ञातवास, आपको अज्ञातवास जो महाभारत की घटना है उसमें भी मिलेगा कि पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास भी दिया गया था, क्योंकि कोई आपके बारे में जान ना पाया। उसका मतलब ये होता है कि आप अज्ञातवास पे हो तो आपके बारे में किसी को पता ना चले। ठीक है, भेष बदल के रहते हैं लोग उसमें। तो राजा शशांक ने, बंगाल के राजा शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई प्रभाकर वर्धन की हत्या कर देता है और
थानेश्वर के राज सिंहासन पे तब बैठता है कौन, हर्षवर्धन बैठते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन बैठते हैं और हर्षवर्धन ने एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था दिवाकर, बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर, और दिवाकर की सहायता से अपनी बहन राजश्री को ढूंढ लेते हैं कौन, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन ढूंढ लेते हैं और हर्षवर्धन इसके बाद ढूंढने के बाद जो गौड़ नरेश है शशांक जो था उसके ऊपर हर्षवर्धन आक्रमण की योजना बनाते हैं, और आक्रमण की योजना का जब पता चलता है शशांक को कि हर्षवर्धन आक्रमण करने वाला है तो वो बिना युद्ध किए ही कन्नौज को खाली कर देता है। और चूंकि जो कन्नौज नरेश थे गृह वर्मा, उस समय कन्नौज नरेश थे गृह वर्मा और उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए कन्नौज के लोग जो थे, कन्नौज के जो मंत्री थे, उन्होंने हर्ष से आग्रह किया कि आप हमारे राजा बन जाइए। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने क्या किया, खुद राजा न बन करके स्वयं को राजपुत्र बताया, स्वयं को राजपुत्र बताया और राजश्री को कन्नौज की शासिका, राजश्री को कन्नौज की शासिका बना दिया। ठीक है, राजश्री कौन थी, राजश्री इसकी छोटी बहन, राजश्री को कन्नौज की शासिका बना दिया। अब जो एक बहुत आपने पढ़ा होगा, चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, अभी मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो चीनी स्रोत हैं वहां से जो हमें पता चलता है कि हर्ष और राजश्री साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठा करते थे, और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर ली, ताकि वो अपनी बहन राजश्री को जो शिफ्ट कर ली, ताकि अपनी बहन राजश्री की हेल्प कर सके किसमें, राज्य के प्रशासन संभालने में, शासन प्रशासन संभालने में अपनी बहन को की सहायता कर सके। इसलिए हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट कर लिया, कन्नौज शिफ्ट कर लिया। इसके बाद हर्षवर्धन ने कामरूप शासक एक थे जिनका नाम था भास्कर वर्मा। ठीक है, मैं याद रख लेता हूं क्योंकि भास्कर हमारे एक टीचर हुआ करते थे। ठीक है, भास्कर वर्मा से संधि करता है, और इसके बाद गौड़ शासक जो था शशांक को भास्कर वर्मा से संधि करता है, और संधि करने के बाद क्या करता है, शशांक को पराजित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, शशांक को पराजित करता है। ठीक है, और ये विजय इसकी जीवन काल की बड़ी विजयों में से एक मानी जाती है। इसके बाद एक गुजरात को पहले बल्लभी बोला जाता था, तो गुजरात का शासक था ध्रुवसेन। चलते हैं आगे, बताता हूं मैं वहां पे। ध्रुवसेन था गुजरात का शासक। गुजरात का शासक था कौन, ध्रुवसेन। और गुजरात उस समय गुजरात नहीं था, एक्चुअली गुजरात को बोला जाता था वल्लभी। ठीक है, वल्लभी का शासक था जिसका नाम था ध्रुवसेन। ठीक है, वल्लभी का शासक ध्रुवसेन था। ध्रुवसेन ने इसे पराजित किया, हालांकि बाद में इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। ध्रुवसेन को पराजित किया, पराजित करने के बाद अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, पुत्री का विवाह कर दिया ध्रुवसेन के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस राज्य के राजा को पराजित करके हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो वल्लभी के जो है राजा थे जिनका नाम था ध्रुवसेन। ठीक है, इसके बाद एक युद्ध है जो जिसमें इसको हार मिलती है, हर्षवर्धन हारता है। वो है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, चालुक्य नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय। 620 ईस्वी में नर्मदा के तट से जो इसकी हर्षवर्धन की सेनाएं हैं, हर्षवर्धन की सेना थी, उसको पुलकेशिन द्वितीय की सेना खदेड़ देती है, पीछे खदेड़ देती है, और महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर
शासन करता है कौन? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो आज का कर्नाटक, आधुनिक कर्नाटक में जो बीजापुर वाला क्षेत्र है, बीजापुर जो क्षेत्र है उसी में एक जिला है बादामी। ठीक है, तो बादामी जिले का उसकी राजधानी हुआ करती थी, बादामी जिला उसका राजधानी हुआ करती थी उसके साम्राज्य की। तो पुलकेशिन द्वितीय से एक युद्ध है जो ये हारता है कौन? हर्षवर्धन हारता है। याद रखिएगा कि किस राजा से हर्षवर्धन की हार होती है, तो उस राजा का नाम है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ता है किसको? हर्षवर्धन को। और अब देखा जाए तो हर्षवर्धन ने अपने 40 वर्ष के शासनकाल में हमेशा ये लड़ाई ही आपको देखने को मिलेगी कि लड़ता ही रहा। और अपने जीवन का जो अंतिम युद्ध इसने लड़ा वो लड़ा 643 ईस्वी में। किससे लड़ा? 643 ईस्वी में वो लड़ा है किससे? गंजाम में एक युद्ध होता है, वो लड़ता है ये। इसी का एक लास्ट प्रमाण मिलता है कि गंजाम का युद्ध लड़ता है 643 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगर हर्षवर्धन के साम्राज्य की बात करें तो एक बार मैं एक जैसे हर लेक्चर में बनाता हूं ऐसे यहां पे बना देता हूं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब इसके साम्राज्य की बात करें तो हर्षवर्धन की जो विशाल साम्राज्य था उसकी अगर सीमाएं देखें तो इनकी जो सीमाएं थी वो दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, कहां तक? नर्मदा नदी तक। ठीक है, उसके बाद अगर पूर्व में देखें तो गंजाम तक। मैंने बताया ना लास्ट लड़ाई उसने किसकी लड़ी थी? गंजाम की लड़ाई लड़ी थी, गंजाम तक। ठीक है, पूर्व में गंजाम तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर, पश्चिम में वल्लभी तक। वल्लभी के राजा को हराया था ना गुजरात, उसको ध्रुवसेन को, वल्लभी तक। ठीक है, तो मैं थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वल्लभी तक। और अगर साउथ में देखा जाए तो साउथ में कहां तक? साउथ में हिमालय पर्वत, सॉरी साउथ नहीं, नॉर्थ में हिमालय पर्वत तक, हिमालय पर्वत तक, यहां तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। ठीक है, और इस विशाल साम्राज्य की जो राजधानी थी, ये पूरा उसका साम्राज्य था, और इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी? वो राजधानी थी कन्नौज। राजधानी क्या थी इसके साम्राज्य की? कन्नौज। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये रहा उसके शासनकाल, उसके साम्राज्य के बारे में, कहां तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था, कितना दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन जो पूजा करता था वो शिव और सूर्य दोनों की करता था, लेकिन बाद में इसका जो झुकाव है वो बुद्ध के धर्म की तरफ बढ़ता गया, और इसने महायान बौद्ध धर्म की जो इसका झुकाव देखा गया है वो महायान बौद्ध धर्म की तरफ अलग ज़्यादा देखा गया है। मैंने आपको बुद्धिज्म में पढ़ाया था, बौद्ध धर्म में पढ़ाया था कि कुछ समय के बाद बुद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक महायान और एक हीनयान। तो जो महायान है, महायान की ओर झुकाव था किसका? महायान की ओर किसका झुकाव था? हर्षवर्धन का। ठीक है, इसके अलावा हर्षवर्धन जो था वो काफ़ी ज़्यादा, आपको आगे भी मैं बताऊंगा कि काफ़ी दानी आदमी था। ये बहुत ज़्यादा दान करता था, हर 5 साल में एक सभा बुलाता था प्रयाग में और यहीं पे वो दान किया करता था। तो हर्षवर्धन अपने साम्राज्य में जो यात्री थे, जो रोगियों की सेवा सुविधा के लिए स्थान स्थान पर इसने धर्मशालाएँ खोल रखी थी, चिकित्सालय खुलवा के रखे थे, कुएँ आदि का प्रबंध कर रखा था, ताकि इसके जो साम्राज्य है उसके लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा कवि भी था। ठीक है, हर्षवर्धन एक कवि भी था। ठीक, अब कवि था तो आप कहेंगे सर कवि था तो कुछ रचनाएं भी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल रचनाएं इसकी हैं। अब इसकी जो रचनाएं हैं उसमें से जो प्रमुख हैं उसको मैं बताता हूं आपको। नागानंद के अलावा रत्नावली। ठीक है, रत्नावली से एक कांड मैंने किया था, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, रत्नावली के बाद एक और है प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। तो नागानंद, सॉरी। ठीक, नागानंद। तो रत्नावली से मैंने ये किया था, एक्चुअली रत्नावली जो उसकी तुलसीदास की पत्नी का नाम था शायद। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, मैं गया था वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से
कौन रत्नावली के लेखक हैं, ऐसे क्वेश्चन था, रत्नावली का लेखक कौन था, तो उसमें हर्ष ऑप्शन में थे, बट क्योंकि रत्नावली उसकी पत्नी तुलसीदास की पत्नी का नाम था, तो मेरे माइंड में वही चल रहा था और मैंने रत्नावली टिक कर दिया था, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑफकोर्स तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, बट ये तीनों की तीनों जो कविताएं हैं, जो तीनों की तीनों कविताओं का एक संग्रह है, इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है हर्ष ने, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक। इसके अलावा हर्षवर्धन के दरबार में कुछ कवि थे, ठीक है, जिसमें से मैं आपको बताता हूं। एक तो आपको मिलेंगे बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट, हाँ बाणभट्ट नाम था, ठीक है, बाणभट्ट नाम था। बाणभट्ट की कुछ रचनाएं हैं वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो कादंबरी, ठीक है, कादंबरी, उसके बाद कादंबरी के बाद हर्षचरित, ये दो रचनाएं हैं जो बाणभट्ट की फेमस हैं, जिसके बारे में आयोग ने लगातार कई बार क्वेश्चन पूछा है, कादंबरी और हर्षचरित के बारे में। तो बाणभट्ट की दो रचनाएं थी, कादंबरी और हर्षचरित, ठीक है। इसके अलावा चीनी विद्वान था ह्वेनसांग, जिसकी एक रचना है सीयू की, मैं ह्वेनसांग को भी अलग से बताऊंगा, ठीक है, तो अभी उसका जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसे कवि थे जिनको हर्षवर्धन ने अपने दरबार में उनकी नियुक्ति दी थी, उनको आश्रय दिया था, ठीक है। इसके अलावा हर्ष जो है, मैंने आपको बताया अभी कि आधुनिक प्रयाग, हर्ष क्या करता था, प्रयाग में हर 5 साल पे एक सभा बुलाता था, प्रयागराज में, प्रयाग के संगम के पास में प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष में एक सभा बुलाता था, एक समारोह आयोजित करता था, जिसमें वह खूब दान करता था, ठीक है, दान करता था, काफी सारा दान करता था। आप लोगों में से जो कुछ लोग होंगे ऐसे जिन्होंने क्लास 7th में एक, हम लोगों में के टाइम पे एक कॉमिक तक की फॉर्म में एक बुक चलती थी, हिस्ट्री की बुक थी, बट उसमें कॉमिक के फॉर्म में भी थोड़ा थोड़ा गिवन होता था। तो उसमें वो लास्ट में पूछता है कि महाराज आप मुझे क्या दान देंगे, एक लास्ट बच जाता है ब्राह्मण जिसको दान देना होता था, लेकिन हर्षवर्धन के पास कुछ बचता नहीं है, तो इन्होंने अपने वस्त्र और अपने आभूषण उतार के उसको दान कर दिए थे। तो हाँ, इससे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा दान किया करते थे, कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। हर 5 सालों में, ये याद रखिएगा, कितने सालों में सभा बुलाया जाता था, तो 5 सालों में एक सभा बुलाया करता था, कौन, हर्षवर्धन, ठीक है। इसके अलावा महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए हर्ष ने कन्नौज में एक सम्मेलन का आयोजित किया था, कन्नौज में एक महासम्मेलन हुआ था, कन्नौज में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका जो उद्देश्य था वो क्या था, महासम्मेलन का आयोजन हुआ जिसका उद्देश्य था कि जो महायान के सिद्धांत हैं उनका प्रचार, महायान के सिद्धांतों का प्रचार, ठीक है। अब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है कब, 647 ईस्वी पूर्व में, 647 ईस्वी में। बार बार मेरे जो है मुंह से वो ईस्वी पूर्व इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं अभी आपको पीछे की चीज़ें जो पढ़ाया वो सबके सब ईस्वी पूर्व की बातें उसमें थी, तो वो बार बार एक ही चीज़ निकल रही है, ईस्वी पूर्व करके, बट लिख रहा हूँ मैं ईस्वी, इसको ध्यान में रखिएगा। 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की, और इसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि ये निसंतान था, इसकी कोई संतान थी नहीं, तो इसी की मृत्यु के बाद पुष्यभूति वंश की समाप्ति हो जाती है, पुष्यभूति वंश यहीं पे खत्म हो जाता है। और पुष्यभूति वंश का ये अंतिम राजा था, ये याद रखिएगा, कौन, हर्षवर्धन। अब हर्ष की मृत्यु के बाद जो कन्नौज था, क्योंकि ये हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था, तो ये सभी जितनी शक्तियां थी, पावर्स थी अगल बगल के राज्यों की, उनके जो आकर्षण का एक केंद्र बन गया, और इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक क्या था, मगध को था, ठीक है। मगध एक समय काफी ग्रो कर रहा था, काफी फ्लोरिश था, और आसपास के 16 महाजनपद जो थे वो सब के सब मगध की तरफ आकर्षण, मगध एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ था उनके मध्य, ठीक है। वैसे ही कन्नौज जो है वो अपने इस समय में, क्योंकि इतना ज्यादा ग्रो कर चुका था हर्षवर्धन के समय में, पुष्यभूति वंश का जो साम्राज्य था इतना ज्यादा ग्रो कर गया था, इतना फ्लोरिश कर गया था कि कन्नौज जो था वो बन गया था सभी के आकर्षण का केंद्र। और यही वजह है कि इस पे अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की जो 3 बड़ी शक्तियां थी भारत में, एक पाल, दूसरा गुर्जर प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट, इनके बीच में होता है
तीनों तरफ से संघर्ष होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, और जिसमें अंततः जो सफलता मिलती है वो प्रतिहारों को मिलती है। उनके बारे में जब हम राजपूत काल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो हमारा अभी आज के टॉपिक का विषय नहीं है, हम वो है अपना सब्जेक्ट, वो पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन आज हम केवल हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर्षवर्धन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ह्वेनसांग से डायरेक्टली। दो चीनी यात्रियों का जिक्र मिलता है, एक फायान एक ह्वेनसांग। फायान कब आए थे? फायान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, मैंने कल वाले लेक्चर में आपको ये बताया था, ठीक है। अब चीनी यात्री ह्वेनसांग, इनका एक नाम था युआन च्वांग, ठीक है, इनका एक नाम और था, वो क्या था? युआन च्वांग, ठीक है। तो युआन च्वांग या ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आता है। वह लगभग 15 सालों तक भारत में रहता है। कब से कब तक रहता है? ये 630 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक, 645 ईस्वी तक भारत में रहता है। और इसका जो मेन उद्देश्य था भारत में आने का वो था नालंदा महाविहार, यानी कि जो उस समय विश्वविद्यालय था, नालंदा का विश्वविद्यालय था, उसमें पढ़ने के लिए आया था, तथा जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको एकत्रित करने के उद्देश्य से यह भारत आया था, ठीक है। और यहाँ भारत आने के बाद इसने हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए और भारत के जो प्रमुख नगर हैं, बौद्ध केंद्र थे, स्तूप थे, महाविहार थे, उनका ये भ्रमण करता है। और चीन लौटकर इसने एक किताब लिखता है जिसका नाम था CU की, ठीक है, ये इसकी बुक थी, ये इसकी एक किताब है ह्वेनसांग की, जिसकी ये रचना करता है। और CU की का जो मतलब होता है, अगर उसको हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है पाश्चात्य संसार के लेख, पाश्चात्य संसार के लेख, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो एक किताब की एक रचना करता है जिसका नाम था CU के, ठीक है। अब इसके हिसाब से जो हर्ष है वो प्रजा के हित में शासन करता था, और सरकारी अधिकारी जो होते थे वो जनता का शोषण नहीं कर पाते थे, और लेकिन जो लूटपाट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी। और इसने समाज का जो सामाजिक दशा थी उस समय भारत की, उसके ऊपर भी इसने लिखा है कि जो जाति प्रथा के आधार पर संगठित था, है ना, जो समाज था वर्ण और जाति प्रथा के आधार पर संगठित था। शूद्रों को इसने कृषक कहा है। इसके हिसाब से जो शूद्र थे वो कृषक थे, शूद्र थे वो कृषक थे, यानी किसान थे। और जो अछूत लोग जिनको बोला जाता था, ठीक है, अछूत लोग थे, यानी कि जैसे चांडाल, ठीक है, को चांडाल का जिक्र मैंने एक और वीडियो में किया था, मेहतर, ये सब थे, इन सब को माना जाता था अछूत। और इनको कहाँ रहना पड़ता था? इनको रहना पड़ता था नगर के बाहर। और जब ये नगर में एंटर करते थे तो काफी जोर जोर से चिल्लाते थे, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम अंदर आ रहे हैं। ऐसी कोई प्रथा हुआ करती थी। अब इनके ह्वेनसांग के हिसाब से अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए जो अग्नि है, जल, विष आदि, इसके जो दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। इसके अलावा जो व्यापारिक मार्ग थे, व्यापारिक मार्गों, उसके बाद बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगा करते थे, टैक्स लगा करते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त रेवेन्यू जनरेट कर सके, रेवेन्यू मिल सके, ठीक है, ताकि जो बाकी के काम है, जो जनहित के काम है, वो किए जा सकें, ठीक है। ह्वेनसांग के बारे में एक और है, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। SSC में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अब यहीं पे समाप्त हो गया हर्षवर्धन के बारे में, बाकी कुछ है वह नहीं, ठीक है, इतना ही पढ़ना था। हाँ, अब क्वेश्चन भी आ गए हैं आपके। तो क्वेश्चन है ये, कन्नौज से पहले हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शंस हैं UP SSC अमीन परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके ऑप्शंस हैं कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर। तो आपको सबको पता होगा कहाँ का शासक था, थानेश्वर का शासक था, ठीक है। और इसने अपनी जो अपनी राजधानी है वो कहाँ से कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से कहाँ पे स्थानांतरित कर दी थी? थानेश्वर से कन्नौज आ गया था, है ना। तो ये तो मैंने आपको बताया ही, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज में थे? ऑप्शंस हैं आपके पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार या उड़ीसा, ऐसे ही करके सारे ऑप्शंस हैं आपके। आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 5 इंडीज इनको बोला जाता था, इन पांचों को मिला करके 5 इंडीज बोला जाता था। और इसी को बोला 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में किसने ले लिया था? हर्षवर्धन ने ले लिया था। तो अब देखिए इसमें एक बादामी के चालुक्य वंशी जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उससे पराजित होना पड़ा था किसको? हर्षवर्धन को। मैंने आपको बताया भी। और हर्षवर्धन ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार है वो कहाँ कहाँ किया था? जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक किया था। ये भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये बता किस लिए रहा हूँ? क्योंकि जो आपकी घटना चक्र की किताब है उसमें ये चीजें लिखी गई हैं। तो घटना चक्र इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप देखिए जो आपका आयोग है, आपके आयोग में कई सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं घटना चक्र को एक रिलायबल सोर्स इसलिए मानता हूं, एक उस पर मैं इतना ट्रस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने कई सारे एग्जाम्स यूपी के देखे हैं जिसमें घटना चक्र के क्वेश्चंस या फिर जो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो ऐसे एज इट इज ऐसे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो मैं उस पर घटना चक्र के में ये जो क्वेश्चन गिवन था वीडियो 2018 में पूछा गया है, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स गिवन थे जो मैं आपको पीछे बता भी दिया हूं, उसी को मैं आप रिपीट कर रहा था, ठीक है। कादंबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, हर्ष या बाण। आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो यार डूब मरो, ठीक है। कादंबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बाण। बाण इनका पूरा नाम नहीं दिया गया है, पूरा नाम इनका क्या था? बाण भट्ट था। कालिदास की कुछ रचनाएं मैंने कल बताया था, है ना, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। लिख दूं मैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी एक फेमस रचना है, ठीक है। कौटिल्य के बारे में बताना ही नहीं है। हर्ष के बारे में जो मैं आपको एक भी बताया कि एक ऐसी रचना जिसके बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं तो वो है रत्नावली, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हाँ होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में भारत आया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, हर्ष के या फिर पुलकेशिन के। राइट आंसर क्या है? सबको पता है, हर्ष के, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, है ना। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था चाइना से कौन? चल के फायान आया था, ठीक है। तब 399 ईस्वी पूर्व में, 412 ईस्वी पूर्व में फिर वापस लौटता है ये। चलते हैं अब, आई थिंक यहीं पे अब लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको सारी जानकारियां आपको मिल गई होंगी। और हर्षवर्धन के बारे में बस इतना ही था, इसके अलावा आपको कहीं से इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने को हर्षवर्धन से नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आप अपने नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे, जैसे जैसे मैं आपको लिखवाता चलता हूँ आप वैसे वैसे सारी चीज़ें लिखते रहे होंगे, ठीक है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएँ। बाकी जो है आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप नोट्स बनाते चलो यार, क्योंकि नोट्स जो होती हैं वही आपका एग्जाम के टाइम पे आपका सबसे सच्चा साथी जिसको बोलते हैं, है ना, वही होती हैं यार, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, सब कुछ प्रॉपरली लिखते चलिए। आप क्वेश्चंस की नोट्स मत बनाइए बट थ्योरी की नोट्स जरूर बनाइए, जैसे जिस फॉर्मेट में मैं देता हूँ, ठीक है। वैसे ही छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आप बनाते चलेंगे तो आपको एग्जाम के में जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, यहीं पे आज खत्म करते हैं आज का सेशन। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।